नमस्कार दोस्तों, सर्किल के पार्ट 2 में हमने थ्योरी देखा था और पार्ट 3 में उस पर आधारित हमने प्रश्न किया। ये पार्ट 4 है, इसमें हम लोग फिर सर्किल पे जो थ्योरी बचा हुआ है रेस्ट वो देखेंगे और उसके बाद हम इस पे आधारित प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो आप एक एक कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, पहले जो भी कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे, जो भी थ्योरम आप कह लीजिए, उसको प्रमेय कह लीजिए, कॉन्सेप्ट कह लीजिए, जो भी बताया जाएगा पहले आपको खुद से प्रूफ करना है और फिर आप हमारा सॉल्यूशन देखिएगा। जैसे पहला थ्योरम देखिए ये है आज का कि सर्किल के बाहर किसी पॉइंट से दो टेंजेंट खींचा जा सकता है, दो स्पर्श रेखा। देखिए ये इस बिंदु को टच करते हुए आगे बढ़ रही है स्पर्श रेखा, और एक स्पर्श रेखा है जो इस बिंदु को टच करते हुए आगे बढ़ रही है। तो पहला जो हमारा आज का कॉन्सेप्ट है, इसमें कहा जा रहा है कि ये दोनों ही टेंजेंट यानी दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होगी। लंबाई जैसे ये सेंटर है, ये केंद्र है सर्किल का O, और ये पॉइंट P है, ये A और ये B है। तो जो टच कर रहा है जिस पॉइंट को, ये टेंजेंट, वहाँ से लेके P तक की दूरी इस टेंजेंट की लंबाई कहलाएगी। दैट मीन्स PA और PB, PA बराबर क्या होगा, PB, ये दोनों आपस में समान होगा। ठीक है, इसके प्रमाण के पहले हम आपको ये बता चुके हैं कि कभी भी किसी सर्किल को जब कोई टेंजेंट, ये तो क्रॉस कर गया ना सर्किल को, टेंजेंट यानी जो एक पॉइंट को टच करके निकल जाता है। हमने पहले भी कई बार आपको बता रखा है कि किसी भी टेंजेंट पर रेडियस यानी त्रिज्या ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। टेंजेंट पर अगर जहाँ टेंजेंट का पॉइंट है उस पॉइंट पर रेडियस जो है ऑलवेज क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप इसको प्रमाणित करने का प्रयास कीजिए। प्रमाणित करने से आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होगा। देखिए अगर आपने प्रयास कर लिया है तो यहाँ देखिएगा, देखिए हमने क्या किया कि दोनों ही टेंजेंट पर जो स्पर्श बिंदु है यानी पॉइंट ऑफ टेंजेंट जो है, वहाँ पर हमने क्या किया, रेडियस को मिला दिया। तो ये रेडियस इस जगह पे भी लंब हो गया और ये रेडियस इस जगह पे भी लंब हो गया। अब हम इसे ऐसे मिला देते हैं। अब आप देखिएगा दो ट्रायंगल बन रहा है, दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल का जो विकर्ण है ना, ये कॉमन है। चूँकि 90 डिग्री के सामने वाला है तो विकर्ण होता है। तो अगर इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल को आप लेते हैं तो इसमें विकर्ण कौन होगा, OP, और इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल को लेते हैं तो इसमें भी विकर्ण जो होगा 90 के सामने वाला यानी OP ही होगा। तो दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल का विकर्ण जो है वो समान हो गया, कॉमन हो गया। और अगर हम इसे परपेंडिकुलर इसमें कंसीडर करते हैं और इसे इसमें, तो दोनों परपेंडिकुलर भी समान हो गया। जब परपेंडिकुलर भी समान हो गया, हाइपोटेनस भी समान हो गया, तो बेस अपने आप समान हो गया। यानी तो तीनों ही कोरिस्पॉन्डिंग साइड जो है वो क्या हो गया, समान हो गया। और ये तो हमें सिद्ध करना था कि PB और PA समान हो। तो जब विकर्ण समान हो गया और ये परपेंडिकुलर, तो दोनों रेडियस होने के कारण समान है, विकर्ण हमारा कॉमन है, तो हमारा PA क्या होगा, रूट अंडर OP स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर। अच्छा, और इस तरफ PB का मान क्या होगा, रूट अंडर OP स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। तो OA और OB बराबर है, दैट मीन्स ये दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। चलिए अगले पॉइंट में आ जाते हैं। अच्छा, अगले पॉइंट में जाने के पहले हम आपको ये भी एक बार खुल के बता देते हैं कि दोनों ही जो राइट एंगल ट्रायंगल है ये सर्वांगसम होगा। सर्वांगसम अगर होगा तो ये कोण और ये कोण समान होगा। सर्वांगसम क्यों होगा, ये तो समझ में आ रही है ना बात, क्योंकि तीनों ही कोरिस्पॉन्डिंग साइड क्या हो गया, समान हो गया। तो S जो प्रमेय होता है उसे सर्वांगसम हो जाएगा। तो ये कोण बराबर हो जाएगा, ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये अल्फा तो ये भी अल्फा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो एक सर्किल है जिसका सेंटर O है, इसमें दो जीवा यानी दो कोण एक दूसरे को
बिंदु ई पर काट रहा है, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि ए ई मतलब जो जीवा ए बी है इसमें हमने लिया ए से ई और फिर बी से ई, दोनों का गुणनफल उतना ही होगा जितना सी से ई और डी से ई का गुणनफल होगा, दोनों समान होगा, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। तो आप प्रयास कीजिए पहले खुद से इसको प्रमाणित करने का और फिर आपको हम अपना आप हमारा प्रमाण देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, देखिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि इसे ऐसे मिला देते हैं और इसे हम इस तरह से मिला देते हैं। अब देखिए ये जो थीटा एंगल है ये आर्क बीसी के द्वारा बन रहा है, माइनर आर्क बीसी के द्वारा, और माइनर आर्क बीसी के द्वारा ही ये वाला डी एंगल बन रहा है, यानी ये भी क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना, दोनों ही सेम आर्क से परिधि पर सेम एंगल बनता है, ये हमने आपको बता रखा है पिछले वीडियोस में, ठीक है। अच्छा, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल होने के कारण समान हो जाएगा, यानी अगर ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होगा, दोनों ही अल्फ़ा होगा। अब जब किसी दो ट्रायंगल का दो एंगल समान हो गया बंधु, तो तीसरा ऑटोमेटिकली समान हो जाएगा, तभी तो तीनों का योग 180 डिग्री दोनों केस में होगा, ठीक है। तो दोनों ही ट्रायंगल कैसा हो गया, सिमिलर ट्रायंगल हो गया, यानी समरूप त्रिभुज हो गया। और सिमिलर ट्रायंगल की जो संगत भुजाएं हैं वो किस तरह से हम डिसाइड करते हैं, ये आपको पहले से पता होगा, ट्रायंगल अगर आपने पढ़ा होगा तो, ठीक है। अब देखिए हम करेंगे क्या, ए ई और बी ई सी ई डी ई को कंपेयर करना है, मतलब ए सी और डी बी को नहीं लेना है, ठीक है। जब हम प्रोपोर्शन लगाएंगे, जब हम रेशियो लगाएंगे तो ए सी और डी बी को हम नहीं लेंगे, उसके अलावा जो चार साइड बचता है उसको हम ये लेते हैं, कंसिडर करते हैं। तो आ जाइए पहले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल को नाम देते हैं 1 और इस ट्रायंगल का नाम देते हैं 2, ठीक है। पहले ट्रायंगल में बीटा के सामने कौन है, ए, तो हम कहेंगे ए बटा, दूसरे ट्रायंगल में बीटा के सामने कौन है, डी ई, तो डिवाइड हम कर देंगे डी से, डी से हमने डिवाइड कर दिया। अब देखिए बीटा के सामने वाला हमने ले लिया, अब थीटा के सामने वाला दोनों में लेंगे, तो पहले हम पहला वाला हम लेंगे, यानी सी ई डिवाइडेड बाई इसमें बी ई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा अगर आपको, तो इतना ही आपको आ जाएगा। आप देख लीजिए ए गुना बी बराबर डी गुना सी। तो अगर आपको मान लो कि ये याद ना भी रहे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर आप ये भूल जाते हैं कि ए गुना बी बराबर सी गुना डी, अगर ये भूल भी जाते हैं तो इतना तो ध्यान में रखिएगा कि दोनों ट्रायंगल जो है, यहाँ जो ट्रायंगल दोनों बनेगा ये कैसा ट्रायंगल होगा, सिमिलर ट्रायंगल होगा। तो सिमिलरिटी से हम सवाल को बना लेंगे अगर हम ये भूल गए फॉर्मूला तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए पिछले फिगर में आपने देखा था कि जो दोनों जीवा थे, यानी दोनों जो कोण था वो सर्किल के अंदर ही एक दूसरे को काट रहा था, यानी एक दूसरे से मिल रहा था। लेकिन इस कंडीशन में हम ये देख रहे हैं कि अंदर में नहीं मिल रहा है, तो अंदर में अगर नहीं मिलेगा तो मिलाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे बाहर निकालना होगा, ठीक है। और इसे भी हम बाहर निकालेंगे, ये बाहर गया और ये पॉइंट ई पर जाके मिल गया। अब ध्यान रखना बंधु, पिछले वाले केस में और इस वाले केस में, दोनों ही केस में एक्चुअली हम दो जीवाओं को एक दूसरे से मिला रहे हैं, ठीक है। एक में इंटरनली हमने मिलाया, दूसरे में हम एक्सटर्नली मिला रहे हैं, लेकिन काम क्या हो रहा है, वही मिलाने का, ठीक है ना। अब जिस तरह से वहाँ पर हुआ था, मीटिंग पॉइंट वहाँ भी ई था और यहाँ भी मीटिंग पॉइंट हमने क्या लिया है, ई लिया है। तो जैसे वहाँ हुआ था ए ई, मतलब जीवा ए बी को जब लिया हमने तो ए से ई तक और फिर बी से ई तक, ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, ए गुना बी बराबर सी ई गुना डी, ठीक है। इसमें भी ये सत्य होगा, ठीक है। अब देखिए कि अब है कि ये इसे हम कैसे करें, तो प्रमाणित करने के लिए आप क्या करें कि जैसे उसमें आपने इस तरह से मिला दिया था सर्किल के अंदर,
वैसे ही आप इसमें मिला दीजिए। अब ध्यान से समझना मेरी बात को। अगर ये थीटा है ना, अगर ये थीटा है तो ये वाला जो कोण है ये थीटा होगा। जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया, या तो पार्ट 3 में हमने बताया होगा या पार्ट 2 में बताया होगा। हाँ नहीं, पार्ट 2 में ही हमने बताया है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ये एंगल और ये एंगल समान होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा, अगर ये 180 माइनस थीटा होगा, क्योंकि दोनों का सम होता है ना 180, तो अगर ये 180 माइनस थीटा तो फिर ये थीटा हो जाएगा, तभी तो दोनों का सम 180 होगा। क्योंकि ये भी तो सरल रेखा है, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और ये अगर अल्फ़ा है तो फिर उसी तरह से ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा। और ये एक एंगल हम मान लेते हैं कुछ बीटा। अब 2 ट्रायंगल आपका बन रहा है, ध्यान रखिएगा। कौन कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? एक बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है। बड़ी वाली त्रिभुज जो है उसका नाम है AEC। और छोटी वाले ट्रायंगल देखिए, बड़ी वाले में हमने लिया A यानी थीटा बीटा अल्फ़ा, छोटी वाले में हम कैसे लेंगे? थीटा बीटा अल्फ़ा, यानी DE दोनों सिमिलर होगा ना, दोनों ट्रायंगल, क्योंकि कोण सब समान है। किसी भी 2 ट्रायंगल का अगर तीनों कोण समान हो तो दोनों ही ट्रायंगल क्या हो जाता है बंधु? समरूप यानी सिमिलर, ठीक है। जब सिमिलर हो गया तो यहाँ फिर हम वो काम कर लेंगे अपना, सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। जैसे ध्यान ये रखना है बस कि AC और BD को कंसीडर नहीं करना है। कंसीडर किन किन चीज़ों को करना है? AE CE BE DE, बस। अब आ जाइए बड़े वाले ट्रायंगल में, आप थीटा के सामने वाला साइड लिखिए। बड़े वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने वाला साइड है CE, छोटे वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने वाला साइड है BE, बड़े वाले ट्रायंगल में अल्फ़ा के सामने है AE, छोटे वाले ट्रायंगल में अल्फ़ा के सामने है DE, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो यही आपको आ जाएगा। अब देख लीजिए, AE गुना BE होगा ना, बराबर CE गुना DE। प्रूफ हो गया, ठीक है। आइए अगले पॉइंट में आते हैं। ठीक से आप समझिएगा और खुद से प्रयास कीजिएगा इसको बनाने का, क्योंकि ध्यान रखिएगा ये जो हम प्रमाणित यहाँ पे कर रहे हैं, कई सवाल घुमा फिरा के आएगा, उसमें ये सारा कॉन्सेप्ट काम आएगा। इसलिए कोई भी थ्योरम अगर आपके सामने आता है तो उसका प्रमाण एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन उसका प्रमाण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसके प्रमाण पे बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको आप ठीक से समझिएगा और उसके बाद अगले पॉइंट में आते हैं। अभी हमने एक थ्योरम में क्या देखा था कि एक सर्किल है, इस तरह से एक सर्किल हमने लिया और इस सर्किल के बाहर एक पॉइंट है। तो इससे हमने आपको दिखाया कि 2 टेंजेंट आप खींच सकते हैं सर्किल के बाहर किसी एक बिंदु से सर्किल पर। आप केवल और केवल 2 ही टेंजेंट खींच सकते हैं, यानी 2 स्पर्श रेखा किसी एक बिंदु से खींची जा सकती है। ओनली 2 टेंजेंट लाइन, 2 से अधिक नहीं खींचा जा सकता, ध्यान रखना। और दोनों ही टेंजेंट की लंबाई समान होगी, हमने ये आपको बताया था। लेकिन इस बिंदु से जब एक टेंजेंट इस सर्किल पर खींचा जाए, जिसका कि सेंटर O है, इस बिंदु का नाम मान लो कि P है और ये पॉइंट T है, ठीक है। एक टेंजेंट हमने खींचा और हमने एक सेकेंड खींचा। सेकेंड जो सर्किल के छू कर नहीं जाती है बल्कि उसके आर पार हो जाती है ना। तो इस कंडीशन में देखिए, ये हमने इसे P, इसे A, इसे B हमने कहा। तो थ्योरम ये है, प्रमेय ये कहता है कि PT स्क्वायर इक्वल टू P इंटू PA इंटू PB, P से A फिर P से B, दोनों का गुणनफल उतना ही होगा जितना कि PT स्क्वायर होगा।
और ये प्रमाणित करना है। आप वीडियो को पॉज करके पहले जितनी ऊर्जा है सारी ऊर्जा उड़ेल देना है इस पर प्रमाणित करने में, ठीक है। फिर आप हमारा सॉल्यूशन देखिएगा। देखिए, इसको प्रमाणित करने के लिए हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। अगर आपने खुद से प्रमाणित करने का अच्छा प्रयास किया और आपसे नहीं हो पाया तो आप यहाँ देखिए सॉल्यूशन। हम क्या करते हैं कि O से T को मिला देते हैं। अच्छा, अगर हम O से T को मिला देते हैं तो ये तो रेडियस हो जाता है ना एक, और यहाँ एंगल कितने डिग्री का बनता है बंधु? ऑलवेज 90 डिग्री का। ऑलवेज रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा अगर रेडियस कहाँ आकर मिले? इस पॉइंट पे, टेंजेंट पॉइंट पे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसे ऐसे मिला देते हैं O से, सेंटर से ऐसे हमने मिला दिया। और फिर हम OA और OB को भी मिला देते हैं और यहाँ से एक परपेंडिकुलर हमने गिरा दिया। अगर अभी तक आपसे प्रूफ नहीं हुआ है तो अभी भी आप प्रयास कीजिए, इतना हिंट काफ़ी है। ये भी R हो जाएगा, ये भी R हो जाएगा, और अगर ये पॉइंट M है तो AM और MB दोनों क्या होगा? समान होगा, क्योंकि हमने गिराया क्या है? परपेंडिकुलर गिराया है। अभी भी आप चाहें तो इसे प्रमाणित कर सकते हैं, ठीक है। प्रयास कीजिए, यहाँ से भी प्रयास कीजिए। अगर यहाँ से भी प्रमाणित हो जाता है तो बड़ी बात है। माइंड को जितना भी एक्सपेंड करने का मौका मिले करना चाहिए, जितना भी एक्सप्लोर करने का मौका मिले ज्योमेट्री में या किसी भी मैथमेटिक्स के किसी भी हिस्से में, उतना एक्सप्लोर करना चाहिए। उससे आपका IQ लेवल बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। हमें सिद्ध करना है PT² बराबर PA इंटू PB, ठीक है। देखिए PT², चलिए इसी को लेके हम आगे बढ़ते हैं। PT², अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है, तो हम कह सकते हैं ना कि OP² माइनस R²। PT² को हम क्या कह सकते हैं बंधु? OP² माइनस R², ऐसा हम कह सकते हैं ना, ठीक है। क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो जाता है, यानी हाइपोटेनस हो जाता है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में आ जाइए, किसमें? POM में, POM में, POM में यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी OP जो है वो क्या होगा? एक कर्ण होगा राइट एंगल ट्रायंगल POM का। तो हम OP को क्या लिख सकते हैं इस ट्रायंगल में? PM² प्लस OM²। सोचिएगा क्या लिख सकते हैं? PM² प्लस OM²। किसे हमने ऐसा लिखा? OP² को, और माइनस R²। अगर हम माइनस R² कर दिए यानी ये PT² के बराबर हो गया, ठीक है। PM² यानी P से लेके M तक प्लस OM²। अच्छा, एक बात बताओ बंधु, OM से तो कोई लेना देना नहीं है, हमें तो इसी लाइन से लेना देना है। P से लेके B तक का जो लाइन है उसी से लेना देना है। हम OM को ओमिट कर देते हैं। ओमिट कैसे करेंगे? ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा? MOA। MOA में OM² बराबर हो जाएगा R² माइनस AM², ठीक है। सब ऐसे ही रहने देते हैं। PM² P से लेके M तक प्लस OM² को हम क्या लिख सकते हैं? R² माइनस AM²। किस राइट एंगल ट्रायंगल में? OAM में OM² को हम लिख सकते हैं R² माइनस AM²। तो हम लिख देते हैं R² माइनस AM², और माइनस R² तो पहले से है ही। यहाँ देखिए R² से R² आपका कट गया,
बच गया क्या, पी एम स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया ना, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी यानी पी एम प्लस ए एम इंटू ए माइनस बी यानी पी एम माइनस ए एम। अब देखिए पी एम प्लस ए एम प्लस इसमें ए एम को ऐड करना है, तो ए एम और एम भी तो दोनों समान है, क्योंकि केंद्र से हमने परपेंडिकुलर जैसे ही किसी कोड पर यानी जीवा पर जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो वह परपेंडिकुलर जीवा को दो बराबर भागों में बांट देती है। ठीक है, तो एम और एम भी उस हिसाब से समान होगा। दैट मीन्स पी एम प्लस ए एम को हम पी एम प्लस एम बी भी हम कह सकते हैं, यानी पी एम प्लस एम बी दैट मीन्स पी बी। पी एम में अगर आप एम बी को ऐड कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पी से लेके बी तक हो जाएगा। और पी एम में अगर आपने ए एम को माइनस कर दिया तो पी से लेके ए तक हो जाएगा। ठीक है, पी से लेके ए तक हो गया, यानी पी टी स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, इसका प्रमाण हम गारंटी के साथ कहते हैं, आपको कभी नहीं पूछेगा। ये प्रमाण इसलिए हमने नहीं बताया क्योंकि ये पूछा जाएगा, हमने इसलिए बताया कि इसमें जो कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हुआ उस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझते हैं, ठीक है, उसे खुद से अगर सर्च कर लेते हैं आप प्रमाणित करने के दरमियान, तो वो कॉन्सेप्ट आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, आपके माइंड के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो आपका प्रमेय है यानी थ्योरम है, इसमें क्या है कि एक सर्किल है जिसके बाहर एक बिंदु है P, यहाँ से दो टेंजेंट खींचा गया PA और PB। सर्किल के किन किन बिंदुओं को टच कर रहा है, A और B को। अब कहा जा रहा है कि यदि P से हम सेंटर को एक रेखा से मिला दें और एक रेखा AB को मिलाए तो दोनों एक दूसरे पर लंब होगा। यानी कभी भी सवाल में इस तरह का आपको स्ट्रक्चर दिखे कि ये इन दोनों को ऐसे रखा गया है, तो इसे क्या समझना है कि ये दोनों एक दूसरे का लंब होगा, सेंटर इधर है कहीं। ठीक है, ये क्या है, ये लाइन क्या है, टेंजेंट पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा, और ये लाइन क्या है, ये वाली, ये सेंटर और P को मिलाने वाली रेखा। ये दोनों एक दूसरे पर क्या होगी, ऑलवेज परपेंडिकुलर यानी लंब होगी, ऐसा कहा गया है। तो ये सीधा सा इसका प्रमाण है, आप खुद से भी प्रयास कर लीजिए, एकदम आसान सी बात है। इतना तो हम पहले ही प्रमाणित कर चुके हैं कि बाहर किसी बिंदु से सर्किल पर दो टेंजेंट खींचा जा सकता है और दोनों ही की लंबाई क्या होगी, समान होगी। तो PA और PB दोनों क्या होगा बंधु, समान होगा। अच्छा, PA और PB अगर समान हो गया, ट्रायंगल APQ ट्रायंगल BPQ, दो ट्रायंगल आप देखिए, आप समझ रहे हैं ना, इधर वाले ट्रायंगल को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कंसीडर कर रहे हैं। कौन कौन सा, APQ और QPB, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अगर हम सिद्ध कर दें तो ये साबित हो जाएगा कि ये और ये समान होगा, और फिर जब ये और ये समान हो गया तो सेंटर से ये हम रेखा कहाँ पर गिरा रहे हैं भाई, मिड पॉइंट पे। अगर मिड पॉइंट पे गिर रहा है, चूँकि AB एक जीवा भी तो है, अगर मिड पॉइंट पे गिर रहा है दैट मीन्स वो उसे परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो बस यही काम करना है हमें कि इस और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट सिद्ध कर देना है। कैसे करेंगे कॉन्ग्रुएंट सिद्ध, PA और PB समान है, ये एंगल और ये एंगल समान है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये हमने पिछले वीडियो में आपको बताया, पिछले थ्योरम में हमने आपको ये बता रखा है कि ये एंगल ये दोनों आपस में समान होता है, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होता है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होता है, ये भी 90 और ये भी 90 होता है, ये सब हमने पहले बताया। तो ये थीटा है, ये भी थीटा होगा, एक साइड बराबर हो गया। अच्छा, ये जो साइड है ये दोनों ही का कॉमन है, कौन सा, PQ दोनों ही ट्रायंगल, जो ट्रायंगल हम ले रहे हैं ध्यान रखिएगा, ट्रायंगल का नाम अगर आप कहें तो हम लिख देते हैं PAQ और ट्रायंगल BPQ, दो ट्रायंगल हमने लिया है। ऑर्डर सही ढंग से नहीं लिखा गया, ध्यान रखिएगा, दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा। ऑर्डर PAQ अगर हमने लिखा है तो इसमें हमें PBQ लिखना चाहिए,
PBQ दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा, ये सिद्ध करना है, जिसमें कि एक साइड पहले ही बराबर है और एक साइड कॉमन है, PQ दोनों में कॉमन है, और दोनों जो साइड इक्वल है कोरस्पॉन्डिंग, उसके बीच का कोण समान है। दैट मीन्स दोनों क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, यानी सर्वांगसम हो गया। सर्वांगसम अगर हो गया तो इससे ये सिद्ध हो गया कि QA और QB समान होगा। जब QA और QB समान होगा तो Q जो है वो AB का मिड पॉइंट होगा, और मिड पॉइंट को जब भी हम सेंटर से मिलाएंगे तो यहाँ परपेंडिकुलर बनेगा ना। ये तो पहला एकदम थ्योरम ये था कि मिड पॉइंट को जब भी हम किसी भी जीवा के मिड पॉइंट को यदि हम सेंटर से मिलाएं तो जीवा पे कैसे गिरेगा, परपेंडिकुलरली, यानी यहाँ कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। यही सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। ठीक है। अच्छा, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को ना लेकर के इन दोनों ट्रायंगल को लें तब भी सिद्ध हो जाएगा। ये है R, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, R रेडियस है, ये भी क्या है, रेडियस है। अच्छा, OQ कॉमन है, दोनों में कॉमन है, ये अल्फा ये भी अल्फा। ठीक है, यानी ये और ये ट्रायंगल क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। जब सर्वांगसम हो गया तो सर्वांगसम जब हो गया तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल समान होगा और दोनों मिलकर 180 होगा। जब दोनों मिलकर 180 होगा और दोनों समान होगा तो 90 होगा, जाहिर सी बात है। तो इस नज़रिए से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए बंधु, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, खुद से प्रयास करना समझने का। पहले कहा जा रहा है कि अगर ये थीटा है ना, मतलब ये जितना है, थीटा वगैरह भी नहीं मानते हैं क्योंकि थीटा कुछ और हो सकता है मानना पड़े, ये जितना है उतना ही ये होगा। ये सिद्ध करने का प्रयास करना। ये टेंजेंट है, PT क्या है, एक टेंजेंट है इस सर्किल पर जिसमें A पॉइंट पर टच कर रहा है। अब एक ट्रायंगल है, क्या है, एक ट्रायंगल ABC, A पॉइंट पर टच कर रहा है। तो ये जो एंगल बन रहा है, टेंजेंट जो इस ट्रायंगल के साथ ये एंगल बना रहा है, ये एंगल उतना ही होगा जितना C होगा, या फिर कहें तो ये एंगल इस तरफ जो एंगल बन रहा है ये उतना ही होगा जितना कि B होगा। ठीक है, अगर मान लो कि हम टेंजेंट यहाँ पे खींचते हैं, ऐसे समझिएगा, ऐसे हमने टेंजेंट खींचा तो इस साइड के साथ एक एंगल इधर बन रहा है ना, इस साइड के साथ एंगल बन रहा है, तो ये एंगल किसके बराबर होगा, C के बराबर होगा। ध्यान रखिएगा, ये एंगल किसके बराबर होगा, C के बराबर होगा। इसको याद कैसे रखेंगे, ये एंगल बन रहा है किससे किससे, टेंजेंट और एक साइड के बीच का कोण। ये कोण कौन सा है, टेंजेंट और एक साइड के बीच का कोण है। तो ये बराबर होगा बाकी ट्रायंगल का जो दोनों साइड है ना, इस साइड को छोड़ के बाकी जो दोनों साइड है उससे जो एंगल बन रहा है उसके बराबर होगा। यानी अगर ये x है तो ये x होगा। ठीक है, उसी तरह से इस एंगल को अगर आप देखिएगा तो टेंजेंट और इस साइड से बन रहा है, तो इस साइड को आप छोड़ दीजिए, बाकी दोनों साइड जो बन रहा है मतलब ये और ये उसके बराबर होगा। यानी अगर ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा, x होगा, ये भी क्या होगा, x हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना। जैसे अगर हम यहाँ एक टेंजेंट खींच देते हैं, मान लो ऐसे, और हम कहें इस एंगल की बात करें तो ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ट्रायंगल के एक एंगल के बराबर होगा। ये है क्या, ट्रायंगल का एक साइड और टेंजेंट के बीच का एंगल है। तो जो साइड ट्रायंगल का लिया है उस साइड को छोड़ दो, बचा हुआ दो साइड जो है उसके बीच का जो कोण है ना उसी के समान ये होगा। अगर इस एंगल की बात किया जाए, ये एंगल का मान लो कि ये y है, तो ये किसके समान हो जाएगा, ये इस ट्रायंगल के इस साइड के समान होगा। ठीक है, अब इसको सिद्ध करना है। सिद्ध करना कोई कठिन काम नहीं है, बहुत ही आराम से सिद्ध हो जाएगा। किसी एक को सिद्ध कर लीजिए, एक को सिद्ध किए सारा सिद्ध हो गया। किसी एक को सिद्ध करने का खुद से प्रयास पहले करना बंधु। ठीक है, और फिर हमारा सॉल्यूशन आप देखना। देखो, जितना ब्रीफ में प्रूफ को देखो उतना अच्छा, जितना संक्षेप में आप प्रमाण को देख लीजिएगा उतना ही आपका कॉन्सेप्ट ब्रॉड होगा। अगर हम पूरा लिख लिख करके एक पेज भर दें प्रमाणित करने में तो इमेजिनेशन कभी इम्प्रूव नहीं होगा। ठीक है,
इमेजिनेशन इम्प्रूव करने के लिए संक्षेप में आपको देख लेना होगा। ये इसके बराबर होगा, देख लेते हैं। जैसे देखिए, अगर हम ऐसे मिला दें, ओ बी को मिला दें और ओ ए को मिला दें, तो दोनों ही तो रेडियस हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएगा? रेडियस। ठीक है। अच्छा, ओ ए टी जो है यानी ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री का हो जाएगा ना, 90 डिग्री का। ठीक है। अगर हम इसको थीटा माने तो जिसके बारे में कहा जा रहा है यानी ये वाला कोण, ये कितना बचेगा? 90 माइनस थीटा। अभी भी आप वीडियो को पॉज करके सिद्ध कीजिए कि ये भी 90 माइनस थीटा होगा। अभी भी, अगर अभी तक आपने प्रूफ नहीं किया है तो अभी भी इसको आप सिद्ध कीजिए कि ये भी 90 माइनस थीटा होगा। बहुत आराम से दिख जाएगा। अगर ये थीटा है बंधु, तो ये और ये साइड बराबर होने के कारण ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा? 180 माइनस 2 थीटा बचेगा कि नहीं बचेगा? जो एंगल सेंटर पर है ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। अगर ये 180 डिग्री माइनस 2 थीटा है तो परिधि पर का कोण, चूँकि जिस आर्क के द्वारा, जिस चाप के द्वारा ये कोण बन रहा है सेंटर पे, उसी चाप के द्वारा ये कोण बन रहा है परिधि पर। तो ये कितना बचेगा बताइए? 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका आधा। इसको 2 से आप डिवाइड कीजिएगा तो 90 और 2 इसका कट जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है। 2 से जब डिवाइड करोगे तो ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, यानी ये भी 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा। आप समझ रहे हैं ना? दोनों समान हो जाएगा। अगर इस एंगल के बारे में हमसे पूछेगा तो हम किसके बारे में बता देंगे? ध्यान रखना, जिस साइड को लिया गया है, ट्रायंगल के जिस साइड को लिया गया है उस साइड को आप छोड़ दीजिए, बचे हुए दोनों साइड को ले लीजिए। उन दोनों साइड से जो एंगल बन रहा है यानी एंगल बी, ये किसके बराबर होगा? एंगल बी के बराबर होगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला पॉइंट ये है बंधु कि जैसे 2 सर्किल हमने लिया है, 2 वृत्त हमने लिया है। ठीक है। दोनों वृत्तों में जो दोनों वृत्त एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहा है यानी छू रहा है एक्सटर्नली। अब कहा जा रहा है कि दोनों ही वृत्त जो है, दोनों ही जो सर्किल है, इसका जो सेंटर को अगर आप मिलाइएगा ना तो ये जो स्पर्श बिंदु है इससे हो करके ये रेखा गुजरेगी। ठीक है। जैसे ऐसा भी तो लग सकता है ना लोग को कि 2 वृत्त है, एक का सेंटर यहाँ हो, एक का सेंटर यहाँ हो, तो अगर ऐसे मतलब स्पर्श बिंदु को हम मिलाना चाहें तो एक ऐसे जाएगा, एक ऐसे जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। थ्योरम यही कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से गुजरेगी। ऐसा नहीं होगा कि एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा। क्या होगा? ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन होगा। ये आपको प्रमाणित करना है। प्रमाणित करने के लिए आपके पास 1 मिनट का समय है। आप खुद से प्रयास कीजिए वीडियो को पॉज करके और फिर आप हमारा सॉल्यूशन देखिए। बहुत आसान प्रमाण है। हम करते क्या हैं कि एक टेंजेंट खींच देते हैं। जैसे सर्किल के किसी भी बिंदु पर एक टेंजेंट खींचा जा सकता है ना, तो जो टचिंग पॉइंट है वहीं पर हम एक टेंजेंट खींच देते हैं। तो ये तो दोनों ही का कॉमन टेंजेंट हो गया। ठीक है। अब जब टेंजेंट हो गया तो यहाँ से अगर हम जो मिला रहे हैं इस चीज़ को, इस टेंजेंट को, तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब इस सेंटर को हम इस टेंजेंट से मिलाएंगे तो ये भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। यानी कुल मिला के कितना हो जाएगा? 90 प्लस 90 180 डिग्री। दैट मीन्स ये जो लाइन है ये मतलब 180 डिग्री होने का मतलब क्या होता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, तभी तो 180 डिग्री हो रहा है। ठीक है। अगर मान लो कि सर्किल अंदर से रहता तब भी वही बात होती। जैसे यहाँ दोनों सर्किल एक दूसरे को टच कर रहा है बाहर से, अगर अंदर से टच करता, ठीक है, एक सर्किल हमने ऐसे बनाया और एक सर्किल इसके अंदर हम बना देते हैं ऐसे, और इसका सेंटर यहाँ है, इसका सेंटर यहाँ है, तो भी वही बात होती। तो भी हम सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं? यहाँ एक स्पर्श रेखा खींच देते यानी टेंजेंट, और यहाँ से हम इसको मिलाते तो क्या होता है? परपेंडिकुलर। अच्छा, अब इसी पॉइंट पर हम ऐसे मिलाएंगे तो ये लाइन भी तो इस पर परपेंडिकुलर होगा, यानी ये लाइन जो है ना इसी लाइन को ओवरलैप कर जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? किसी भी रेखा पर देखिए, ये रेखा है और इसका ये बिंदु है। ठीक है। मान लो कि इस बिंदु से इस पर परपेंडिकुलर गिराना संभव है,
दुनिया के हर एक बिंदु से तो इस पॉइंट पर P पर परपेंडिकुलर गिरेगा नहीं। ऐसा नहीं कि आप चाहेंगे कि यहाँ से हम गिरा दें तो गिर जाएगा, यहाँ से अगर आप मिलाइएगा तो परपेंडिकुलर होगा ही नहीं। तो मान लो कि एक परपेंडिकुलर इस पॉइंट से गिराना संभव है और कह रहा है कि इस पॉइंट से भी परपेंडिकुलर गिराना संभव है, यानी दोनों ही पॉइंट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पर होगा, एक स्ट्रेट लाइन पर होगा। तभी तो हम यहाँ से भी परपेंडिकुलर गिरा सकते हैं और यहाँ से भी परपेंडिकुलर गिरा सकते हैं। ठीक है, जरा सा भी इधर होगा तो फिर अगर इधर होता ये पॉइंट तो इधर से परपेंडिकुलर जो हम गिराना चाहते वो एक्चुअली परपेंडिकुलर नहीं होता, वो 90 डिग्री से कम एंगल बन जाता। अब मेरी बात को समझ रहे हैं ना। तो ऐसे में कभी भी दोनों का सेंटर जो है वो एक लाइन पर होगा। ठीक है, और अगर रेडियस के बारे में पूछा जाएगा, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस पूछा जाएगा, तो इस कंडीशन में R1 और R2 का योग होगा। और दूसरे कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ से जो डिस्टेंस है यानी R1 और यहाँ से जो इसका सेंटर है, छोटे वाले सर्किल का सेंटर है R2, दोनों का डिफरेंस होगा। क्या, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर यानी केंद्र के बीच की दूरी, केंद्र के बीच की दूरी। इस कंडीशन में क्या होगा, R1 प्लस R2। ध्यान रखना, अगर एक स्ट्रेट लाइन पर दोनों नहीं होता ना, दोनों सेंटर अगर एक स्ट्रेट लाइन पर नहीं होता तो R1 प्लस R2 आप नहीं कर सकते थे। मतलब यहाँ अगर 180 डिग्री का कोण नहीं बनता तो R1 प्लस R2 आप नहीं कर सकते थे। ठीक है, उसी तरह से यहाँ अगर 180 डिग्री का कोण नहीं बनता तो R1 माइनस R2 आप नहीं कर सकते थे। लेकिन चूंकि बन रहा है, क्योंकि यहाँ से भी हम परपेंडिकुलर यहाँ गिरा सकते हैं और यहाँ से भी परपेंडिकुलर हम गिरा सकते हैं, यानी दोनों ही पॉइंट एक सीधी रेखा में है। ठीक है, चलिए ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। आते हैं अगले पॉइंट में। देखिए, दो सर्किल है। ठीक है, दो सर्किल हमने लिया है। ये पहला बड़ा सर्किल है, ये छोटा थोड़ा सर्किल है। दोनों का सेंटर O1 O2 है। अब इसमें देखिए एक कॉमन टेंजेंट होगा। ठीक है ना, कॉमन टेंजेंट होगा। मान लो कि एक ऐसी रेखा जो कि इस सर्किल के भी किसी एक बिंदु को टच कर दे और इस सर्किल के भी किसी एक बिंदु को टच कर दे। टच नहीं कर पाया, ज़बरदस्ती हमने टच करा दिया। ठीक है, इस तरह से। तो इस टेंजेंट को जो सीधा टेंजेंट गया है, और एक ऐसे भी टेंजेंट हो सकता है, देखिए ऐसे, ये भी कॉमन टेंजेंट होगा क्योंकि इस सर्किल को भी टच कर रहा है और इस सर्किल को भी टच कर रहा है। तो इसे, ये जो सीधा गया है ना, इसे हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कहते हैं, DCT, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और ये जो तिरछा गया है इसे हम ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कहते हैं, TCT। ठीक है, अगर इसका रेडियस R1 है, अगर इसका रेडियस R1 है और इसका रेडियस R2 है, ठीक है, तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यानी DCT की लंबाई क्या हो सकती है। देखिए, दो डायरेक्ट टेंजेंट कॉमन खींचा जा सकता है, एक नीचे से भी एक ऊपर से भी, और दोनों ही का लंबाई क्या होगा बंधु, समान होगा। किसी एक का लंबाई आप निकालना सीख लीजिए। इसके लिए हम करेंगे क्या, सो समझिएगा ठीक से। देखिए, हम करते क्या हैं, सबसे पहले ये जो रेखा है जिसे हमने T1 पॉइंट और T2 पॉइंट के नाम से जानते हैं, इस पॉइंट को हमने T1 कहा, इसे हमने T2 कहा। तो T1 और T2 की लंबाई निकालने के लिए हम करते क्या हैं कि एक इसी के समांतर में एक रेखा इस सेंटर से मिलाते हैं। जैसे अगर पहले आप सेंटर को सेंटर से मिलाइएगा तो ये और ये समांतर नहीं होगा। ठीक है, ये और ये समांतर नहीं होगा क्योंकि R1 की लंबाई और R2 की लंबाई समान नहीं है। अगर समान होती लंबाई और ये दोनों रेडियस पैरेलल तो होगा ही, ये रेडियस और ये रेडियस पैरेलल होगा ही। क्यों पैरेलल होगा, क्योंकि ये भी 90 डिग्री का कोण है, क्योंकि परपेंडिकुलर है। रेडियस हमेशा टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है और ये भी 90 डिग्री का कोण है। तो दोनों ही जो रेडियस है बंधु, ये पैरेलल तो है लेकिन समान नहीं है। पैरेलल है, समान नहीं है, यानी ये और ये समान नहीं होगा। ये कैसा चतुर्भुज बन गया है, ये एक ट्रेपेजियम बन गया है जिसमें ये और ये समांतर है और ये दोनों असमांतर है। ठीक है, नॉन पैरेलल है। अब हम करते क्या हैं कि
जितना लंबाई R2 का है उतना ही लंबाई यहाँ से हम इसमें ले लेते हैं, ठीक है। जितनी लंबाई R2 की है ना उतनी ही लंबाई हम यहाँ से ऐसे ले लेते हैं, काट लेते हैं इसमें R2, और फिर क्या करते हैं कि इसे ऐसे मिला देते हैं। इसे हमने ऐसे मिला दिया, समझ रहे मेरी बात को। हमने क्या किया, जितना लंबाई R2 का था उतना ही लंबाई हमने इसमें ले लिया और मिला दिया दोनों को। जब मिला देंगे बंधु तो अब बताइए, अब ये जो चतुर्भुज बनेगा, मान लो कि इसका नाम हमने दे दिया P, इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया P, तो P T1 T2 O2, ये एक चतुर्भुज बन रहा है। ये कैसा चतुर्भुज बन रहा है, ये रेक्टेंगल बन रहा है। कैसे रेक्टेंगल हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने की भुजा समान है और यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, तो ये दोनों भी कितना कितना होगा, 90 होगा। यानी कैसा हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। आमने सामने की भुजाएं समान है, ठीक है, और कोण 90 डिग्री का बन रहा है। आमने सामने की भुजाएं समान है तो या तो समांतर चतुर्भुज होगा, ये रेक्टेंगल होगा, लेकिन चूंकि 90 बन रहा है इसलिए रेक्टेंगल होगा। दैट मीन्स ये भी कितने डिग्री का कोण होगा, 90 डिग्री का, तो ये भी कितने डिग्री का कोण होगा, 90 डिग्री का। कॉन्सेप्ट बारीक है, ठीक है, और समझना बेहद ज़रूरी है माइंड को ब्रॉड करने के लिए। आपको निकालना है क्या, O1 O2 के बीच का जो लेंथ है वही निकालना है, ठीक है। नहीं, T1 T2 निकालना है, यानी PO2 निकालना है, PO2 निकालना है, ठीक है। O1 O2 कहलाएगा D, यानी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर। ये आपको सवाल में दिया हुआ रहेगा और PO2 निकालना होगा, या PO2 का लेंथ दिया हुआ रहेगा तो D निकालना होगा। दैट मीन्स एट ऑल हमको करना क्या है, एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है। किन चीज़ों में, दोनों ही सर्किल के रेडियस में, दोनों सर्किल के सेंटर के बीच की दूरी में, और ये जो कॉमन टेंजेंट है, कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट है, इनमें, इन तीनों में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है। अभी भी पॉज करके आप प्रयास कीजिए रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने का। अगर नहीं होता है तो फिर आप हमारा सोल्यूशन देखिए। सबसे पहली बात आप ये समझना कि ये जो लेंथ हमारा है, यानी O1P, जिसको आप PO1 भी कह सकते हैं, ये किसके बराबर होगा, पूरा तो है R2 और यहाँ से यहाँ तक R1, तो इसे हम कह सकते हैं R2 माइनस R1 के, अच्छा ये R1 है ना, तो R1 माइनस R2 एक ही बात है, R1 माइनस R2 के बराबर होगा, ठीक है। कौन सा, PO1। अच्छा, ये हमारा हो गया O1 O2 के बीच का दूरी जो है वो क्या है, D, यानी डिस्टेंस। O1 O2 के बीच का दूरी क्या हो गया, D, यानी डिस्टेंस। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बन रहा है ना, O1PO2, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसमें हाइपोटेनस कौन है, D। निकालना क्या है, PO2 यानी DCT, यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो हमारा है वो किसके बराबर है, PO2 के। तो DCT यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, यानी T1 T2, यानी ये किसके बराबर है, PO2 के बराबर। और PO2 किसके बराबर हो जाएगा बताइए, रूट अंडर D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। बस यही इसका फॉर्मूला है। ये कॉन्सेप्ट आपको अगर समझ में आ गया, सवाल इस पे आधारित आपको मिलेगा एग्जाम में, आप आराम से बना लीजिएगा। है क्या, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा, दोनों का रेडियस दिया हुआ रहेगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछेगा, आप क्या कीजिएगा, डिस्टेंस का स्क्वायर में रेडियस के डिफरेंस के स्क्वायर को माइनस कीजिएगा, आपको क्या आ जाएगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का स्क्वायर, रूट लगा दीजिएगा तो लंबाई आ जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होगा। देखिए ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट जो है ना, उसमें बस एक चीज़ कर देना होगा, जो ये वाला इधर से जो आता है टेंजेंट और इधर निकल जाता है, इसमें जो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर है ना, इसको आप बस प्लस कर दीजिएगा, वही उसका लंबाई हो जाएगा। बाकी सब वैसा ही रहेगा, मतलब सेंटर के बीच का डिस्टेंस माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम उस चीज़ को सिद्ध कर देंगे, 1 मिनट का काम होगा और उसके बाद सवाल पे आ जाएंगे, ठीक है। चलते हैं।
आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में।